हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर अपना जो रनिंग चैप्टर है सम कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जिसका नेक्स्ट पार्ट जो कि क्या है, आठवां पार्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करते हैं ये आठवां है या नौवां है, इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, वो देख लेना आप। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी यानी फादर ऑफ एटम, जिससे जो डाल्टन है उसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके बारे में हम ये चीज़ डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर कि अपना एटम जो है, एटम के अंदर कौन कौन से तो क्या है पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसकी खोज किसने की थी, मेरा मतलब खोजा किसने था, क्या जो है स्पेशलिटी थी एटम की लैंग्वेज क्या होती है। इतना याद रखें एटम के लिए कि एक ऐसा माइक्रो पार्टिकल है जो अनडिविजिबल है, जिसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको कहा जाता है एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा जाता है? एटॉमिक पार्टिकल। और एटॉमिक पार्टिकल टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन को जिसने ढूंढा था वो है जे थॉमसन। प्रोटॉन को जिसने ढूंढा था वो कौन है? प्रोटॉन को गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने ढूंढा था। स्टूडेंट थोड़ा सा जो बात है, थोड़ी सी जो बात है वो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपके इसी में आता है, हालांकि सेकंड चैप्टर में आएगा, लेकिन एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, तो क्यों ना इसकी बात अभी की जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, आपको कोई भी चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होंगे, कैल्शियम में क्या होंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम में क्या होंगे, सल्फर में क्या होंगे, फास्फोरस में, etc। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप कैसे बताओगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कोई भी चीज का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और बात रही यहां पर न्यूट्रॉन की, बात रही न्यूट्रॉन की, तो डियर स्टूडेंट न्यूट्रॉन को आप एटॉमिक मास बात रहती है, आप प्रोटॉन को हटा दीजिए, न्यूट्रॉन के लिए आप एटॉमिक मास से क्या हटा दोगे? प्रोटॉन को हटा दोगे, तो आपको न्यूट्रॉन जो है वो मिल जाएंगे। आपको सभी को मास जो है वो तैयार है, कौन से एलिमेंट का मास कितना होता है उसके बारे में हम अपनी बात करेंगे। देखना स्टूडेंट, बात रही सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा और एटॉमिक जो मास है वो यहाँ कहाँ? ऊपर लिखा जाएगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक जो नंबर हैं सोडियम के, जो एटॉमिक नंबर है वो कितने हैं? 11। तो स्टूडेंट 4, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वो भी कितने हो जाएंगे? 11। और स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 11। और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बताया है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। मास कितना है? 23। प्रोटॉन कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। स्टूडेंट एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 13।
और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 13, और एटॉमिक मास मेरा मतलब न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस जो प्रोटॉन है, एटॉमिक मास कितना है 27 लिखवाया हुआ है स्टूडेंट। एल्यूमिनियम का 27 और प्रोटॉन उसमें कितने हैं 13, तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 13। तो सोडियम को आप ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये ऑर्डर भी फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। पहले प्रोटॉन को नहीं लिख सकते, न्यूट्रॉन को पहले नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रॉन को है ना, पहले इलेक्ट्रॉन को ही लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो बात रही स्टूडेंट अपनी जनरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब अपने आते हैं टॉपिक पे। याद है मैंने लास्ट पार्ट में आपको एक बात बताई थी कि स्टूडेंट जो अगला पार्ट होगा अपना 11th केमिस्ट्री का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के नियम। क्या? रासायनिक संयोजन के नियम। स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये नियम कितने हैं। सबसे पहला जो रूल है, या यहां नहीं लिख करके इसको हम वहां लिखते हैं, डायरेक्टली बता रहा हूं। फर्स्ट जो है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड रूल, मेरा मतलब कहने का ये है केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत से लॉ हैं, ठीक है ना, सॉरी लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, ठीक है। कहने का मतलब इसके अंदर कुछ लॉ हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन को बताते हैं, एटम और इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर देख लीजिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आपके यहां पर क्या बोला गया है? देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो एक दिया गया है आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका जो नाम दिया गया है वो दूसरा नाम दिया गया है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तीसरा है ठीक है, तीसरा रूल आपके दिया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हिंदी में लिख देता हूं मैं इनको। सरल या साधारण या निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। उसके बाद आपके है गेलुसेक, चौथा गेलुसेक। और लास्ट आपके दे रखा है अवोगाद्रोस लॉ।
गैलुसेक का गैसीय नियम, आवोगाद्रो का नियम, सरल अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसेक्स गैस ऑफ लॉ ऑफ गैसेस एंड आवोगाद्रोस रूल। ठीक है, ये इतने केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर रूल आते हैं। रासायनिक संयोजन के टोटल इतने नियम आपके सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, या इसको ऐसे नहीं लिख करके आप डायरेक्ट लिख दो इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कोई भी, जैसे ये अपनी नॉर्मल रिएक्शन है जो अपने 10th क्लास में भी हमने पढ़ी है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर रूल फॉलो करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, मास नॉट ए क्रिएट एंड नॉट ए डिस्ट्रॉय। मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम मास को एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो आप बना सकते हो, न डिस्ट्रॉय, न आप इसको नष्ट कर सकते हो, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका रूल है, द्रव्यमान संरक्षण का। विथ एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पर अन्य OH का जो है, ये तो है, इधर तो रिएक्टेंट, इस एरो के इधर वाला तो रिएक्टेंट होता है और इधर वाला प्रोडक्ट होता है, इधर तो अभिकारक होता है और इधर क्या होता है, उत्पाद होता है। सोडियम का अन्य OH का देखो 23 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये हो गया 40, प्लस हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन होता है 35.5, तो ये हो गया 36.5 प्लस इज इक्वल टू कितने हो गए ये, ठीक है, ये हो गए आपके 76.5, यानी रिएक्टेंट का मास कितना है, 76.5। अन्य Cl प्लस H2, ठीक है, देखें अन्य का 23, Cl 35.5, ये हो गया 58.5 प्लस H2O कितना है, H2 हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गए 18। अभिकारक एक रिएक्शन को दो ही चीजें करवाती है, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास कितना आ रहा है 76, प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है 76.5, दोनों का बराबर है या नहीं। तो क्या आपने मास को क्रिएट किया है, नहीं किया, लेकिन क्या आपने डिस्ट्रॉय किया है, नहीं कर सकते। मैं 76 का चाहूं तो 74 भी नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ 76 का 80 नहीं कर सकता। तो न तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, न मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज से दूसरी चीज में मैं उस मास को क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। Cl पहले हाइड्रोजन के साथ था, उसका मास अब सोडियम के साथ हो गया, ठीक है। तो न तो मैंने क्रिएट किया, न मैंने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इसे एक
टाइप से दूसरे टाइप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये किसका रूल हो गया, मास कंजर्वेशन का रूल हो गया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे एक स्थान से एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, एक रूल और बात करते हैं, एक रूल की। एक अगला जो रूल है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन का है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर सरल अनुपात का नियम है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले मैं लिख देता हूं, एक कंपाउंड को आप अलग अलग सोर्स से प्राप्त करो, एक कंपाउंड को आप अलग अलग सोर्स से प्राप्त करो। एक कंपाउंड को किसी भी सोर्स से अगर प्राप्त करते हो, किसी भी सोर्स से अगर जो है ऑब्टेन करते हो उसको, ठीक है, अगर वो कंपाउंड वही है, एग्जाम्पल के लिए मैंने H2O ये तो कुएं से लिया है, वेल से, ये रिवर नदी से लिया है, ये ओशन समुद्र से लिया है, और H2O ये मेरे घर का डोमेस्टिक जो है वो मेरा घर का पानी है। ठीक है, एक ही कंपाउंड मैंने अलग अलग जगह से लिया है, मैं एक कंपाउंड को अलग अलग जगह से ऑब्टेन करता हूँ। किसी भी कंपाउंड को अलग अलग जगह से अगर ऑब्टेन करते हो तो कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर के जो एलिमेंट है उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। देखना H2 है, इसका मास कितना या ऐसे कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 1। एक कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, सरल या सेम होगा। उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, सरल होगा, निश्चित होगा। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। एक कंपाउंड को अलग अलग सोर्स से प्राप्त करने पर भी उनके अंदर के जो एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस पे हमने बात की। इसी के साथ जो है इसी के साथ जो मैं अपना जो ये पार्ट है वो कंप्लीट करता हूँ। 2 लॉ हैं वो आपने आज सीखे हैं। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कैसे पता लगाते हैं वो चीज़ भी सीखी है। इसके साथ मैं अपना पार्ट जो है वो पूरी तरह कंप्लीट करता हूँ। आगे के जो लॉ हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताए जाएंगे। 2 मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये 2 जो हैं इस पार्ट्स में है। और अगर इनमें अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।